जय हिंद स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी एमसीक्यू टेस्ट हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में लिए थे क्लास 12 के लिए, जिसका मैं वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चंस हाथ से लिखा है और अपने पूरे समझ का प्रयोग करके वह सभी 60 क्वेश्चन इसमें हमने लिखा है, जो काफी महत्वपूर्ण है। यह 60 क्वेश्चन अगर आप देखकर जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 40 से 45 क्वेश्चंस होना ही चाहिए इसमें से, इस 60 में से। ठीक है, अब से एग्जाम का अब कुछ ज्यादा दिन बचा नहीं है, तो लगातार आप लोगों के लिए सभी 5 सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड होगा। प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड होगा और सभी के सभी इंपॉर्टेंट वीडियो ही होगा। ठीक है, मेरे पास थोड़ा टाइम का दिक्कत है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज का, इंटरप्रेन्योरशिप का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी और इंग्लिश का भी। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के सुविधा के लिए अगर आपको डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पूछना हो, कोई दिक्कत हो, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैंने निर्माण किया है। उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप अपना पर्सनली प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप निश्चित रूप से उस ग्रुप में क्वेश्चंस का पिक लेकर भेजिएगा या टाइप करके भेजिएगा, तो हम और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो आपके उस प्रश्न का उत्तर सही सही दे पाएंगे। ओवरऑल बात यही रहा, जो आप लोगों का जो बोर्ड 2023 में एग्जाम होगा वह एग्जाम बहुत बेहतरीन हो, 400 प्लस अंक आपको प्राप्त हो। इसके लिए हम लोग अब से लगातार दिन रात मेहनत करेंगे और इस लक्ष्य पर आप लोगों को पहुंचाएंगे। तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मार्केट में बहुत सारे चैनल्स हैं जो फोटो खींचता है, कहीं गेस का, कहीं मॉडल पेपर का, और अपलोड कर देता है वीडियो, जिसमें बहुत सारे आंसर्स गलती होते हैं। तो आप भी गलत आंसर पढ़ लेंगे तो आपको समस्या होगा। तो उस सब से बचने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और एक एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। फिर भी कहीं अगर आपको हमारे भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे बुक में, मॉडल सेट में, तो आपको इसका आंसर दिखा देता है आर्थिक चिट्ठा में, डायरेक्ट दिखा देता है आर्थिक चिट्ठा में, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी होगा, लेकिन प्राप्ति एवं भुगतान खाता भी होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, ऑप्शन ए आय व्यय खाता, ऑप्शन बी आर्थिक चिट्ठा, ऑप्शन सी प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ऑप्शन डी बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, क्योंकि आर्थिक चिट्ठा में भी दिखाया जाता है और प्राप्ति एवं भुगतान खाता में भी दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्राय इसका आंसर आर्थिक चिट्ठा में दे दिया जाता है। अगर आप एग्जाम में ऐसे करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता यहां से हटा दे ऑप्शन में से, तब आर्थिक चिट्ठा ही होगा, या आर्थिक चिट्ठा को हटा दे तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता ही होगा। लेकिन अगर दोनों होगा ऑप्शन में तो आपको दोनों आंसर टिक करना है, ऑप्शन में बी और सी होना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत सारे ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, समझिए, एक एक बात को समझिए। आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वो प्राप्ति तो है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में सभी प्राप्ति को दिखाया जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो और किसी टाइप का प्राप्ति हो, आयगत हो या पूंजीगत हो, इससे कोई लेना देना नहीं, इसमें दिखाया जाता है। और ये चूंकि पूंजीगत प्राप्ति है, इसलिए इसको आर्थिक चिट्ठा में दायित्व तरफ दिखाया जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा जरूर। दूसरा प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं में अधिकांश लेन देन होते हैं। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में अधिकांश लेन देन जो होते हैं वो नगद होते हैं। ठीक है, अगर यहां से अधिकांश को हटा दें, गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेन देन होते हैं, तब इसका आंसर हो जाएगा दोनों, नगद और उधार दोनों होता है। लेकिन एक ज्यादा जो
ट्रांजैक्शंस होते हैं, मस्टली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो नगद ही होते हैं। यहाँ पे अगर एक वर्ड का खेल है, आपको समझना है। आपको मैं 200 ऑब्जेक्टिव अगर समझा दूंगा ना एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उम्मीद कीजिए जो 50 में 50 आना ही है, क्योंकि आपके पास तो 100 क्वेश्चन होगा जिसमें से कोई 50 आपको बनाना है। तो मैं पूरे बुक का निचोड़, पूरे बुक में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको कवर करके आप लोगों को समझाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेन देन होते हैं तो क्या हो जाएगा, नगद और उधार दोनों। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं तो हो जाएगा नगद। मैं ये 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल नहीं 7 साल हो गया, 7 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आप सबसे। कितने क्वेश्चंस में बच्चे फंसते हैं, कौन कौन ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां बच्चे फंस जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं, उन्हें पता होता है फिर भी गलत कर लेते हैं। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को समझ। वसीयत को मानना चाहिए, तो वसीयत को क्या माना जाता है, दायित्व, ठीक है। वसीयत क्या होता है, तो किसी मृतक व्यक्ति से किसी को प्राप्त होता है, ठीक है। बकाया चंदा क्या है, तो बकाया चंदा है संपत्ति। बकाया चंदा मतलब क्या होता है, अर्न हो गया चंदा, वो अभी तक हमें दिया नहीं है। तो अगर मेरा पैसा कहीं पे है तो मेरा एसेट्स ही होगा ना। चलिए 5वां है, निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन है। निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अस्पताल। चलिए 6ठा प्रश्न है, साझेदारों के पूंजी खातों पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खातों पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है, तो साझेदार के पूंजी खाते में ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते पर जो ब्याज होता है उसको पूंजी खाते में जमा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है, साझेदारों के चालू खाते खोले जाते हैं जब उनके पूंजी होते हैं। तो साझेदार का चालू खाता तब खोला जाता है जब पूंजी क्या होता है, स्थिर होता है। पूंजी 2 टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। एक तो हो गया फिक्स्ड, एक हो जाता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड के दशा में 2 अकाउंट खोले जाते हैं, एक करेंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट कब खोला जाएगा, जब पूंजी अस्थायी हो। फिक्स्ड के दशा में एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, पूंजी 2 प्रकार के हो सकते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग के दशा में एक ही कैपिटल अकाउंट खोला जाता है और फिक्स्ड के दशा में कैपिटल और करंट 2 अकाउंट्स खोले जाते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया, ये 7 का ए हो जाएगा। 8वां प्रश्न, साझेदारों के चालू खाता हमेशा होता है। तो साझेदारों के चालू खाता जो है ना, दोनों शेष प्रदर्शित करता है। करंट अकाउंट में डेबिट भी हो जाता है और क्रेडिट भी हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों शेष। अगला प्रश्न है, साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या। तो साझेदारी में साझेदारों की जो न्यूनतम संख्या है वो तो 2 है, अधिकतम संख्या 50 है। साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2, अधिकतम 50। यहाँ पे अधिकतम पूछा गया है तो 50 हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता एक नाम मात्र खाता है, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में। जब साझेदारी संलेख ना हो तो साझेदार को क्या, तो ना तो वेतन दिया जाएगा, ना पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ना तो साझेदार को कमीशन दिया जाएगा, ना तो आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। अतिरिक्त पूंजी अगर दिया हो तो 6% की दर से ब्याज मिलेगा, वो भी अतिरिक्त पूंजी पर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न है, संचित लाभों का संचय। संचित लाभों का जो संचय होता है उनको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो पूंजी खाता में कोई भी रिजर्व होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। 13वां प्रश्न है, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि को नाम किया जाएगा। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर कोई अगर पार्टनर एडमिट होता है, प्रवेश लेता है, तो परिसंपत्ति और दायित्व का तो मूल्यांकन होता है, ये पता होगा। अगर एसेट्स में वृद्धि होगा तो प्रॉफिट होगा। और इसको कहाँ डेबिट किया जाएगा, ठीक है, कहाँ डेबिट किया जाएगा, तो ऑप्शन ए पुनर्मूल्यांकन खाता है, ऑप्शन बी संपत्ति खाता है, ऑप्शन सी साझेदारों के खाता है और डी जो है वो इनमें से कोई नहीं है। जब परिसंपत्तियों में वृद्धि होता है तो आपको पता होगा क्या होता है एंट्री,
एसेट्स अकाउंट एसेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो एसेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पूछा किसी निर्धारित परिसंपत्ति में वृद्धि को डेबिट किया जाएगा तो एसेट्स अकाउंट में, ठीक है। चलिए अगला है, एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 2000 समापन व्यय का भुगतान किया, कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? समापन व्यय किसने चुकाया है? साझेदार ने, तो क्या एंट्री हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? तो वसूली खाता। 14 का हो जाएगा ए। 15वां प्रश्न है, संयुक्त पूंजी कंपनी है तो वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। साधारणतः ऋण पत्र होते हैं तो साधारणतया ऋण पत्र जो होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, साझेदारों का दायित्व होता है तो साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अनलिमिटेड। 18वां प्रश्न, समता अंशधारी होते हैं तो समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। ऋण पत्र है ऋण का प्रमाण पत्र। ऋण पत्र क्या है? ऋण का प्रमाण पत्र है। अगला है, चालू संपत्ति में शामिल नहीं है तो स्टॉक जो है चालू संपत्ति में शामिल है नहीं। जैसे ही आ जाए थोड़ा अलर्ट हो जाना है। चालू संपत्ति में स्टॉक शामिल है, देनदार भी शामिल है, कार शामिल नहीं है तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 21वां प्रश्न, संचालन अनुपात है तो ये लाभदायकता अनुपात में आता है, ठीक है। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है तो इसका हो जाएगा सभी, आर्थिक चिट्ठा से भी, लाभ हानि खाता से भी, अतिरिक्त सूचना से भी। 23वां प्रश्न है, साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है तो प्रारंभ की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, ठीक है। 24वां प्रश्न है, साझेदारी अनुबंध बनाना है तो साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है, ठीक है, अनिवार्य नहीं है। आप लोग अगर अधिक संख्या में जुड़ जाएंगे तो लाइव क्लास भी करवाएंगे और लाइव क्लास में भी डिबेट करेंगे, ठीक है। 25वां प्रश्न है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उसके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा तो 6%, ठीक है। एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशियो है वो 2:3 है तो 2/5 हो गया किसका? एक्स का ओल्ड, 1/2 हो गया न्यू, ठीक है। 5 का लघुत्तम होगा, 5 का लघुत्तम हो गया 10, 5 दूना 10 तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 4 घटाओ 5, ठीक है। 4 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1/10, -1/10। तो ओल्ड में से न्यू को घटाए हैं तो माइनस में चला गया तो इसका मतलब ये हो गया जो एक्स ने त्याग नहीं किया, एक्स ने क्या कर लिया? गेन कर लिया। हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं ओल्ड माइनस न्यू, ये सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला है। ओल्ड माइनस न्यू ये सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें निगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो इसका मतलब ये हो गया एक्स ने त्याग नहीं करके क्या कर लिया? गेन कर लिया, प्राप्ति कर लिया। तो यहाँ पे दो ही पार्टनर हैं तो एक्स ने अगर गेन किया तो वाई ने क्या किया होगा? त्याग किया होगा। सी इसका आंसर होगा। देख लीजिए एक बार, मैं ये भी बता देता हूँ। 3/5 इनका ओल्ड है, 1/2 न्यू है, 5 का लघुत्तम हो गया 10, 5 दूना 10 तो 3 दूना 6 घटे 2 पंचे 10, 1 पंचे 5, 6 में से 5 का 1/10, देखिए ये त्याग होगा, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न है, साझेदारों के पूंजी पर देय ब्याज प्रभावित किया जाता है। साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज प्रभावित किया जाता है तो ये लाभ हानि नियोजन खाता हो जाएगा। ख्याति है तो एक अमूर्त संपत्ति। आगे है, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए, पूंजी के भुगतान के लिए नहीं, ख्याति दिया जाता है लाभ में हिस्सा पाने के लिए। तीसरा प्रश्न है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है तो वर्तमान साझेदार को लाभ, ठीक है। अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो वर्तमान साझेदार को ही लाभ होगा। नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने आर्थिक चिट्ठा में दर्शाए गए समान संचय तो पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित, पहले से जो भी मौजूद है उस, चाहे वो लाभ हो चाहे हानि, ये पुराने साझेदार ही आपस में बांटेंगे, ठीक है। 32वां प्रश्न है, ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरानी साझेदारी क्या होगा?
पुनर्गठित होगा। चलिए अगला प्रश्न है 33वां, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों की क्रेडिट बाकी, साझेदार के पूंजी खाता को जो क्रेडिट बाकी होगा वो किसको दिया जाता है? तो साझेदार को। आदर्श चालू अनुपात 2:1, करंट रेशियो करंट एसेट्स बटा करंट लाइबिलिटीज। 35वां है गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्ति यानी कि लाइबिलिटीज पर एसेट्स का अधिक क्या कहलाता है? तो कैपिटल फंड, पूंजी निधि। 36वां प्रश्न है साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो साझेदार के पूंजी खाता पर जो ब्याज होता है वो साझेदार के पूंजी खाता में क्रेडिट किया जाता है। अंश पूंजी की वास्तविक राशि है, तो अंश पूंजी का जो वास्तविक राशि होता है वो पेड अप कैपिटल होता है। 38वां प्रश्न है रोहित और रोहन 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। रोहिणी को साझेदार के रूप में अंश दिया जाता है, ठीक है, जो 1/5 भाग पाते हैं। यदि रोहिणी 3/10 रोहित से और रोहन से 1/20 ले तो नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको सोल्व करके आप देखिएगा, रोहित क्या हो जाएगा, पहले से है 3/5 और रोहित कितना दे रहा है? देखिए रोहिणी 3/10 रोहित से लेता है, तो रोहित में से 3/10 घटा दीजिए, ठीक है, तो 5-10 का लघुत्तम हो जाएगा 10, 5 दूना 10, तो 3 दूनी 6, घटाओ 2 से 1 10, तो 3 1 6 में से 3 गया, ये 3/10 आता है, ठीक है, और को निकालेंगे तो 20 होगा, तो इसको तो नन हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिएगा, ठीक है। 39वां प्रश्न, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे। तो फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हम हस्तांतरित करते हैं वसूली खाता में, बैंक ओवरड्राफ्ट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगला प्रश्न, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अनुसरण खाते को हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय में, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। आईवीआई खाता है नाम मात्र खाता, ये सबको पता होना चाहिए। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या है? तो आई है। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक कहलाता है, तो अधिलाभ कहलाता है। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक, अधिलाभ का चालू खाता एक व्यक्तिगत खाता है। नए साझेदार के द्वारा लाए गए ख्याति को विभाजित किया जाता है, तो त्याग अनुपात में, ऑप्शन डी। 46वां प्रश्न, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान है आयगत व्यय। वसूली खाता है नाम मात्र खाता। त्याग अनुपात का गणना किया जाता है साझेदार के प्रवेश के समय। मृतक साझेदार को दे राशि चुकाई जाती है, पहला ऑप्शन पिता को, दूसरा दोस्त को, तीसरा पत्नी को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन। पत्नी पिता किसी को नहीं, उत्तराधिकारी को दिया जाता है, चाहे उत्तराधिकारी कोई हो। फर्म के समापन पर सबसे अंत में बनाया जाता है, तो सबसे अंत में बनाया जाता है रोकड़ या बैंक खाता। 51वां प्रश्न, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है, ऑप्शन ए। 52वां प्रश्न, साझेदार के द्वारा दी गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, अतिरिक्त पूंजी पर 6%, अगर साझेदारी संलेख का अभाव है, नहीं तो एक निश्चित दर, ठीक है। 53वां प्रश्न, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहा जाता है, तो वसूली व्यय कहा जाता है। 54वां प्रश्न, अंश का निर्गमन किया जाता है, तो समूल पर भी, प्रीमियम पर भी, छूट पर भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? ख्याति। विशिष्ट दान क्या है? विशिष्ट दान विशेष कार्य के लिए दिया जाता है, इसलिए यह पूंजीगत प्राप्ति है। साझेदारी संलेख होता है, तो साझेदारी संलेख होता है लिखित भी और मौखिक भी, इसलिए दोनों हो जाए। देखिए साझेदारी संलेख होता है तो कोई भी हो सकता है, लिखित मौखिक दोनों। अब अगला है साझेदारी संलेख होना चाहिए, तो होना चाहिए लिखित, लिखित का प्रमाण होता है लेकिन मौखिक का कोई प्रमाण नहीं होता है, ठीक है। चलिए ख्याति कितने प्रकार के होते हैं? तो ख्याति कितने प्रकार के होते हैं? तो हो जाएगा 2, क्रय की गई ख्याति, अर्जित ख्याति। 60वां प्रश्न है, साझेदार का फर्म से संबंध होता है, तो स्वामी और एजेंट दोनों का संबंध होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। तो 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 60 में आपका कितना सही हुआ कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।